बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर है 14 उसकी एक्सरसाइज और एक्सरसाइज में हम एमसीक्यूज इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। पहला है जी हमारे पास क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस इज़ ड्यू टू। काइनेटिक जो थ्योरी है उसके मुताबिक सॉलिड लिक्विड गैस में जो बुनियादी फ़र्क है वो किस चीज़ का होता है? द डिफरेंस इन द मूवमेंट्स ऑफ द पार्टिकल्स के जो पार्टिकल की हरकत है ये उनमें मुख्तलिफ होती है। तो जी हाँ, बिल्कुल ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें जो है सॉलिड में सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन होता है, जबकि लिक्विड में और गैस में तीनों तरह का मोशन होता है। कौन सा? ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी और एक और था रैंडम मोशन। वो सारे इसके अंदर होते हैं, जबकि जो सॉलिड है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन होता है। ठीक है, तो इस तरह हमारा पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, लेकिन पढ़ेंगे हम दूसरे भी। अच्छा जी, आगे क्या है? द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द पार्टिकल्स के प्रॉपर्टी जो हैं ठोस के मालिक्यूल पार्टिकल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, सॉलिड की अलग, लिक्विड की अलग होती हैं, गैस की अलग होती हैं। क्या ऐसा है? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि सॉलिड हालत में पानी है हमारे पास, वो भी H2 है। सॉलिड हालत में बर्फ़ है हमारे पास, उसका भी H2O है। और सॉलिड हालत में हमारे पास वाटर वेपर्स हैं, वो भी H2O ही हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई फ़र्क नहीं होता। केमिकली वो एक ही कंपाउंड है, सिर्फ उसकी शेप चेंज हुई है, उसकी स्टेट चेंज हुई है। लिहाजा बी ऑप्शन रॉन्ग है। इसका ठोस माया गैस के साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ता केमिकल प्रॉपर्टीज़ का। पार्टिकल्स के साइज़ के साथ जी नहीं, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनका, क्योंकि H2O कहा ना, पानी में तीनों हालतों में पानी H2O ही है। उसमें पार्टिकल के साइज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ना पार्टिकल की शेप में कोई फ़र्क पड़ा है। सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल की मूवमेंट्स में फ़र्क होता है इसमें। और ये भी है कि जो है सॉलिड, उसमें मूवमेंट कम से कम होती है, और लिक्विड में जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती जाती है। तो डिफरेंस आता है पार्टिकल की मूवमेंट्स पर। तुम्हारा सही ऑप्शन होगा ए। अपॉन हीटिंग द रेट ऑफ एवेपोरेशन कि अगर हम गर्म करते हैं तो एवेपोरेशन का रेट जो है उसकी शरह में क्या होगा? डिक्रीज़, कमी वाक़ हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर हम गर्म करते हैं तो उल्टा एवेपोरेशन की जो है शरह उसमें इजाफा होता है। इंक्रीजेस बढ़ जाता है? हाँ जी, बिल्कुल बढ़ जाता है। अगर हम गर्म करते हैं तो एवेपोरेशन जो है उसके रेट में इजाफा हो जाता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन पढ़ने हमने सारे ही हैं। रिमेन्स द सेम, क्या वो एक जैसा रहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं रहता। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी। इनिशियली डिक्रीजेज एंड देन इंक्रीजेज अपॉन फर्दर हीटिंग के पहले तो वो कम होता है और उसके बाद फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं होता कि पहले कम हो या फिर बढ़ने लग जाए। तो वो बढ़ता ही है, सिर्फ और सिर्फ उसमें इंक्रीज़ ही होता है अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन आर द स्ट्रॉन्गेस्ट इन, सबसे ज़्यादा जो पार्टिकल में अट्रैक्शन होती है वो किस में होती है? जी सॉलिड में होती है। हाँ जी, बिल्कुल सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन जो है वो सॉलिड के पार्टिकल्स में होती है, इसीलिए तो वो इकट्ठे रहते हैं। उनकी एक शेप होती है और एक प्रॉपर शक्ल होती है, उसकी स्ट्रक्चर होता है, फिक्स इनकी पोजीशन होती है और वहीं पर ये वाइब्रेट करते हैं। जबकि लिक्विड की कोई फिक्स शक्ल नहीं होती, लिहाजा इनके दरमियान कम से कम होती है। प्लाज्मा और गैस, इनके पार्टिकल्स के दरमियान भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो सॉलिड ही होगा। इसके जो पार्टिकल्स हैं, सबसे ज़्यादा जो पार्टिकल के दरमियान अट्रैक्शन है, कशिश की कुव्वत है, वो सॉलिड्स में होती है। ठोस में सबसे ज़्यादा होती है जी कशिश की कुव्वत। आगे जी हमारे पास 4 है, कूलिंग द वेपर्स ऑफ सम गैसेस चेंज देम डायरेक्टली इनटू सॉलिड स्टेट। अगर कुछ गैसेस हैं उनके अगर हम वेपर्स को ठंडा करते हैं तो बराह रास्त वो सॉलिड में चेंज हो जाता है। दिस फिनोमिनन इज़ कॉल्ड, ये क्या कहलाता है? यानी गैस से बराह रास्त सॉलिड में चेंज हो जाना, ये क्या कहलाता है? एवेपोरेशन? बिल्कुल नहीं, एवेपोरेशन तो बिल्कुल नहीं कहलाता, क्योंकि एवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिनन है जिसमें लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बुखारात की शक्ल में चेंज होते रहते हैं किसी भी तमाम टेम्परेचर्स पर। कंडेंसेशन क्या है? कंडेंसेशन वो है जिसमें हम गैस को फ्रीज़ तो करते हैं, गैस को हम कंडेंस करते हैं, सॉरी फ्रीज़ का लफ्ज़ गलत मेरे मुंह से निकल गया, यानी गैस को हम ठंडा करते हैं लेकिन वो लिक्विड बनता है, वो बराह रास्त सॉलिड में चेंज नहीं होता। तो कंडेंसेशन भी हमारा जो सही ऑप्शन नहीं है। सब्लिमेशन भी नहीं है, क्योंकि सब्लिमेशन ये होता है जब हम सॉलिड को डायरेक्ट गैस में चेंज कर दें और सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज ना हो। तो सब्लिमेशन भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है।
जब हमारी गैस बराह रास्त सॉलिड में चेंज हो जाती है तो उसको हम कहते हैं डेपोजिशन। ये डेपोजिशन का मतलब जो हमने पढ़ा था वो हमारी चिमनी वगैरह जो जहाँ पर वो धुआं जो है डायरेक्ट स्मोक कार्बन वहाँ चेंज हो जाता है, तो वो है जी हमारी डेपोजिशन। अच्छा, आगे है जी हमारे पास फिजिकल स्टेट इन विच पार्टिकल्स पोजेस द मैक्सिमम एनर्जी। वो फिजिकल स्टेट बताएं जिसमें पार्टिकल्स की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। क्या जी सॉलिड में होती है? नहीं, सॉलिड में नहीं होती, क्योंकि सॉलिड हालत में हमारे पास थी बर्फ़, हमने उसको एनर्जी देना शुरू की तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। इसका मतलब है सॉलिड से ज़्यादा एनर्जी लिक्विड में है। अब लिक्विड भी सबसे ज़्यादा नहीं है, क्यों? क्योंकि लिक्विड को और ज़्यादा गर्म करेंगे तो वो गैस बन जाएगी। अब गैस होती है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। अगली बात आ गई जी वेपर्स के अंदर। क्या वेपर्स के अंदर नहीं होती? जी वेपर के अंदर भी होती है, लेकिन वेपर स्टेट नहीं है। वेपर अभी तो नहीं, कोई भी जो बुखारात है वो उसका नाम है। जो कोई भी चीज़ बुखारात में तहलील हो जाती है वो वेपर है। असल जो स्टेट का नाम है वो गैशियस ही है, ठीक है, गैस हालत में। तो सबसे ज़्यादा जिसमें एनर्जी होगी वो गैस की हालत में होगी, जिसको आप ये जहन में रख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास सॉलिड होता है, सॉलिड हालत में हमारे पास बर्फ़ है, हम बर्फ़ को और ज़्यादा गर्म करेंगे और ज़्यादा एनर्जी देंगे तो वो लिक्विड बनेगी, लिक्विड को भी और ज़्यादा एनर्जी देंगे तो फिर जाके गैस बनती है। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो गैस में होती है, इसीलिए जो गैस के सिलेंडर भी फटते हैं ना, अगर जब हम उनको गर्म करते हैं या उनको धूप में रख दें या उनको हीट अगर पहुँचती रहे, उनको टेम्परेचर ज़्यादा मिले तो वो फट जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर पहले ही एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, हाउ डज़ द प्रोसेस ऑफ एवपोरेशन, और ये भी होता है इसके जो गैस के पार्टिकल उनमें काइनेटिक एनर्जी भी तो सबसे ज़्यादा होती है ना, इसलिए भी उनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। और सॉलिड के पार्टिकल्स मूव ही नहीं कर रहे होते, सिर्फ उनके एक ही वाइब्रेटरी मोशन होता है, जबकि गैस के पार्टिकल लगातार बहुत तेज़ी से मूव कर रहे होते हैं, उसके कंटेनर की वॉल्स के साथ भी टकरा रहे होते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है कि गैस में जो गैशियस स्टेट है उसके अंदर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी होगी उसके पार्टिकल में। हाउ डज़ द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन डिपेंड ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ आ लिक्विड। के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसका और एवेपोरेशन का, इनका आपस में कैसा ताल्लुक है, वो हमारे पास ऑप्शन है। इट डिक्रीजेस, कि एवेपोरेशन कम हो जाती है विद द इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ द अट्रैक्शन। अगर जो है पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स है उसमें इजाफा हो जाए तो जो एवेपोरेशन है वो कम हो जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जब मालिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन की कुवत हो गई ज़्यादा, उन्होंने आपस में पकड़ लेना एक दूसरे को, और पानी को वहाँ से, और जो भी हमारे पास मटेरियल है उसको, लिक्विड को उड़ने नहीं देंगे, तो इसका मतलब है डिक्रीज़ हो गया, एवेपोरेशन डिक्रीज़ हो गई। और स्ट्रेंथ जो है, अगर स्ट्रेंथ में इजाफा हो जाएगा तो एवेपोरेशन कम हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन क्या है जी? अगर स्ट्रेंथ में इजाफा हो, इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन, कि अगर स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन जो है, कशिश की कुव्वत, इसमें इजाफा हुआ तो वेपोरेशन में भी इजाफा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर अट्रैक्शन की कुव्वत ज़्यादा हो गई तो उन्होंने ज़्यादा सख्ती से एक दूसरे को पकड़ लिया है, तो अब वेपोरेशन इंक्रीज तो नहीं होगा, वो तो डिक्रीज हो जाएगा। तो लिहाजा बी ऑप्शन तो बिल्कुल हमारा रॉन्ग है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इंडिपेंडेंट, आज़ाद होता है, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कोई लेना देना नहीं है इसके साथ। तो ये भी चीज़ गलत है। जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वेपोरेशन उतनी ही कम होगी। इनका एक दूसरे के साथ इन्वर्स प्रोपोर्शन में ताल्लुक है, ठीक है, उलट है एक दूसरे के। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी वेपोरेशन ज़्यादा होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी वेपोरेशन कम हो जाएगी। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो इससे इंडिपेंडेंट होती, आज़ाद नहीं होती, इसका ताल्लुक होता है उसके साथ। एट फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, के अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में इजाफा हो तो पहले तो वेपोरेशन ज़्यादा होगी और उसके बाद कम हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे जैसे अट्रैक्शन की फोर्स बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो कम होती जाएगी। तो ये जो ए है यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं जी। विच गैस विल डिफ्यूज़ एट द फास्टेस्ट रेट, सबसे तेज़ तरीन रेट के साथ हमारे पास कौन सी गैस है जो डिफ्यूज़ होगी? तो हमारे पास जो उन्होंने ऑप्शन दी है, पहली है जी HCl, ठीक है। क्या है? HCl सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट हमने पता करना है, तो हमें पता है जिसका मोलर मास जो है ये सबसे ज़्यादा होगा, तो यानी वो सबसे वज़नी है, और जो सबसे वज़नी है वो डिफ्यूज़ सबसे कम होगी। जितनी लाइट होगी, जितनी लाइट वेट होगी उतनी ही वो ज़्यादा डिफ्यूज़ होगी। तो HCl का गिनने कितना है? क्लोरीन का होगा जी 35.5, और एक हो गया हमारे पास उसका एटॉमिक मास, दोनों के एटॉमिक मास कैलकुलेट कर लेना। हाइड्रोजन का हो गया 1 और क्लोरीन का हो गया 35.5, ये हो गया 36, ठीक है, ये 36 है।
अभी फिर हमारे पास सल्फ़र कितना है, सल्फ़र 32 है, और 32 ही दो दो दो, और 16 ऑक्सीजन का हुआ। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 32 ये हो गया, 32 और 32 ये हो गया 64, 64। तो ये उससे भी ज़्यादा हो गया। तो अभी तक HCl सबसे कम है। और इधर देख लें, कार्बन, कार्बन का है 12 और ऑक्सीजन का हो गया 16, और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का भी हमारे पास हो गया जी कितना, इसका हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा हमारे पास 12, 12 और 32, 44, 44 हो गया ये हमारे पास। तो हमारे पास ये है 44 पर, तो ये भी फास्टेस्ट नहीं होगा। ये 64 है, ये तो सबसे ज़्यादा वजनी है, तो ये बिल्कुल ही नहीं फास्टेस्ट हो सकता। और ये हमारे पास है 36.5। अब इसका देख लेते हैं, 2 हो गया हाइड्रोजन का और 16 हो गया हमारे पास उसका 32 हो गया हमारे पास सल्फ़र का। तो 32 और 2 34। तो सबसे जो स्लोएस्ट हमारे पास रह गया वो ये रह गया, सॉरी, जो सबसे लाइट वेट हमारे पास रह गया वो ये है, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड जो है ये हमारे पास रह गया H2S, क्योंकि इसका टोटल बन गया है 34, जबकि जो HCl है उसका भी बना था 36.5। तो ये हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, H2S जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, आगे है जी हमारे पास द फेज चेंजेस A एंड B इन, कि ये जो फेज चेंज हो रहा है, अगर गैस चेंज हो रहा है लिक्विड में और लिक्विड चेंज हो रहा है सॉलिड में, तो जब गैस लिक्विड में चेंज होता है तो ये होता है जी हमारा गैस इनटू लिक्विड, तो ये कंडेंस करने से होता है, कंडेंसेशन। तो हमारा जहाँ पर ए पहला जो ऑप्शन है, आगे उसने जो ऑप्शन में दिए वो क्या है कि मेल्टिंग एंड एवेपोरेटिंग, तो ये नहीं है, क्योंकि हमारा पहले वाला एवेपोरेटिंग नहीं है, हमारा पहले वाला है कंडेंसेशन। तो ये जो है अब, और दूसरा ये वाला भी आउट हो गया इसमें से, क्योंकि इसमें पहले बॉइलिंग है, तो ये दोनों तो हो गए आउट। अब हमारे पास 2 बच गए हैं, इसमें कंडेंसेशन है पहले ए में, और जो सी है, बी और सी, इन दोनों में है कंडेंसेशन स्टार्ट में। अच्छा, अगला देख लेते हैं बी क्या है यहाँ पर। ये बी देखें जी, ये तो है गैस से लिक्विड में चेंज हो रहा है तो कंडेंसेशन हो रही है, तो कंडेंसेशन वाला ऑप्शन ये भी है, कंडेंसेशन वाला ऑप्शन ये भी नहीं। अगला देखते हैं, लिक्विड गैस में जब चेंज होता है तो उसको हम फ्रीज होना कहते हैं। जब लिक्विड सॉलिड में, सॉरी, लिक्विड जब सॉलिड में चेंज होता है, जब गैस लिक्विड में चेंज हुआ तो कंडेंसेशन, जब लिक्विड सॉलिड में चेंज हुआ तो हो गया फ्रीजिंग। तो हमारा मेल्टिंग वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया, और ये फ्रीजिंग वाला जो ऑप्शन है ये हो गया हमारा राइट, कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग। तो सी ऑप्शन जो है ये हमारा ठीक होगा, कि गैस जब लिक्विड में चेंज हुई तो कंडेंसेशन, लिक्विड जब सॉलिड में चेंज हुआ तो फ्रीजिंग। तो जो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। अ स्टूडेंट नोटिस्ड फ्रॉस्ट फॉलिंग ऑन द ग्राउंड एट 6:30 AM। स्टूडेंट ने ये मुशाहिदा किया कि कोहर जो है, या ये धुंध की साथ नहीं होती, वो जो हमारे बाजू का, अगर आप धुंध में से गुजरे तो वो आंखों वगैरह पे पानी के जो ज़र्रात जमा हो जाते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि कोहर, और कोरा इसको उर्दू में भी, पंजाबी में कहते हैं। कोहर जो है वो 6:30 बजे तालिब इल्म ने देखी, नोट की, एंड डिसअपेयरिंग बाय 8:30 AM। 8:30 पर उसने देखा तो वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। यहाँ वो आप ये समझ लें कि बर्फ़ की तरह का मटेरियल पड़ा था, ठीक है। और फिर उसने देखा तो वो एकदम से वहाँ से गायब हो गया, यानी बर्फ़ गायब हो गई है। पहले बर्फ़ पड़ी थी और अब वो गायब हो गई है। तो क्या है, हमारे पास सॉलिड पड़ा था और वो गैस बन चुका हुआ है, बुखारात बन के उड़ चुका है। विच फेज चेंज वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द फ्रॉस्ट इनटू वाटर वेपर्स। तो कौन सा ऐसा फेज चेंज था कि जिसने जो हमारे पास जमा हुआ पानी था उसको अभी बुखारात में चेंज कर दिया, यानी जिसने सॉलिड को डायरेक्ट गैस में चेंज कर दिया है, और उसको, वरना तो वहाँ लिक्विड पानी पड़ा हुआ नज़र आता, ठीक है। मेल्टिंग पहला तो है मेल्टिंग, तो क्या मेल्टिंग हमारा ऑप्शन ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक। मेल्टिंग तब ठीक होता अगर उसने वहाँ पर बर्फ़ देखी होती और बाद में पानी देखा होता, फिर तो मेल्टिंग ठीक था। तो मेल्टिंग हमारा ऑप्शन ठीक नहीं है। एवेपोरेशन भी नहीं है। एवेपोरेशन तब होती कि अगर उसने पहले पानी देखा होता और अब वो पानी वहाँ से एवेपोरेट कर गया होता, वहाँ से उड़ गया होता, तो एवेपोरेशन भी नहीं है। सब्लिमेशन, ठीक है, सब्लिमेशन को एक दफ़ा छोड़ दे। डेपोजिशन हुई है वहाँ पर? नहीं, डेपोजिशन तब हुई होती कि अगर पहले वहाँ पर आबी बुखारात होते और फिर वो चेंज हो जाते उसमें सॉलिड में, तो फिर वो होती जी डेपोजिशन। जबकि हमारे पास वहाँ पर जो फिनोमिनन था वो था जी सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? जब जो प्रॉपर सॉलिड हो तो सॉलिड मेल्ट हो के लिक्विड ना बने बल्कि डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए, तो वो फिनोमिनन होता है सब्लिमेशन। तो स्टूडेंट ने जो चीज़ नोटिस की उसे हम सब्लिमेशन कहेंगे। तो इस तरह से हमारे जो ये MCQs हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह सारे
क्लियर हो गए।